हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, वही हमारी सीरीज़ जो कि बेसिक केमिस्ट्री के अभी तक चल रही है। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, एटम्स के बारे में पढ़ा था और भी मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था जो कि हमारे पास बेसिक थी। ठीक है, तो हमारे पास जो आज का जो टॉपिक है उसमें हम सैम्पल के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है, एटॉमिक नंबर है एंड एटॉमिक मास है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास चीज़ें हैं जो कि बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको ये समझ में आ गया तो इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री के अंदर कोई भी आगे परेशानी वगैरह नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सैम्पल से, उसके बाद केमिकल फार्मूला, इसी तरह हम एक स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को समझते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है सैम्पल। केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर जो हमारे पास सैम्पल इस्तेमाल होती है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए होती है। मैं यहाँ पर लिख लूँ कि सैम्पल का काम क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट्स। अब ये क्या करती है, ये जो है किसी भी एलिमेंट का नेम रिप्रेजेंट करती है। अब सैम्पल जो होती है ना वो मतलब यहाँ तो कम से कम एक होता है, लेटर होता है। ठीक है, इंग्लिश के लेटर होते हैं जो कि कम से कम एक होता है या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक यहाँ पर कोई सा मिसाल ले लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की सैम्पल है O। अब ऑक्सीजन खुद क्या है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह एक और मिसाल ले लूँ कि जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन क्या है कि हाइड्रोजन एक एटम है। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट है और ये जो H है ये हमारे पास क्या है, इसकी निशानी है, मतलब ये कि इसकी हमारे पास क्या है, ये सैम्पल है। इसी तरह अगर मैं एक और मिसाल लूँ, जैसे कि हमारे पास हीलियम हो गया। ठीक है, ये हमने लिख लिया है हीलियम। ठीक है, इसके अंदर H और E है। ठीक है, यानी हीलियम के अंदर 2 अल्फाज आते हैं, 2 लेटर्स आते हैं, जिसके अंदर एक हमारे पास है H और दूसरे में हमारे पास है E। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो सैम्पल है ये हीलियम की सैम्पल है। ठीक है, ये हीलियम की निशानी है। अगर इसके अंदर हम देखें तो जो हीलियम है, ठीक है, उसके अंदर जो पहला अल्फाज है यानी पहला जो लेटर है वो हमारे पास क्या है, बड़ा है, और दूसरा आप लोग देखेंगे तो दूसरा हमारे पास क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी रिप्रेजेंटेशन किसकी, एलिमेंट की। एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एल्यूमिनियम है। ठीक है, Al जैसे हम कहते हैं। तो एल्यूमिनियम के अंदर हम अगर देखें तो एल्यूमिनियम के अंदर जो हमारे पास A है वो बड़ा है। एल्यूमिनियम क्या है, एक किस्म का एलिमेंट है। अगर इसके बारे में देखें तो एल्यूमिनियम के अंदर जो A है वो हमारे पास क्या है, वो बड़ा है। ठीक है, मतलब ये कि जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, और L है हमारे पास क्या है, L जो है हमारे पास वो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। तो इसी तरह ये हमारे पास हो गई सैम्पल। मतलब क्या होता है कि सैम्पल के अंदर क्या होता है कि ये सैम्पल जो होती है केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर हमारे पास सैम्पल क्या काम करती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट्स का नाम जाहिर करने में मदद करती है। अच्छा, एक और बात ये कि हम सैम्पल इस्तेमाल क्यों करते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। हम सैम्पल इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और उसके अलावा हमें टाइम बच जाए। मिसाल के तौर पर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है ऑक्सीजन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऑक्सीजन। ठीक है, ये मैंने लिया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने अभी जो लिखा कम से कम मेरे ख्याल से 4 से 5 सेकंड इसको लग गए। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर सिर्फ O लिख लूँ तो मेरे ख्याल से 1 सेकंड भी नहीं लगा कंप्लीट, मतलब आधा सेकंड भी नहीं लिखा ऑक्सीजन को। ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने इस ऑक्सीजन को लिखा तो हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगा, मतलब ये कि 3 या 4 सेकंड। अब देखें ना, जब साइंस है ना, साइंस के अंदर एक जो सेकंड होता है ना वो भी कीमती होता है। इस वजह से हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसको हम लिखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सैम्पल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास आज तक केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और आगे भी अभी जो है डिस्कवरी जारी है। हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला क्या शो करता है, केमिकल फार्मूला शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और उसके अलावा इसका जो रेशो है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि एलिमेंट्स के नंबर कितने हैं और उसका नाम। ठीक है, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल फार्मूला क्या करता है। केमिकल फार्मूला एक तो हमारे पास ये है कि केमिकल फार्मूला इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट, मतलब ये कि किसी एलिमेंट का नाम रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा एंड द रेशो ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये कि उसके अंदर एलिमेंट्स की जो रेशो है, तादाद है, वो कितनी है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास H2O है, वाटर का फार्मूला लेता हूँ। ये हमारे पास हो गया H2O। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। हमें कैसे पता चला, ये देखें, हमने अभी पढ़ा है सैम्पल के बारे में पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन की जो सैम्पल होती है वो क्या होती है, H होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया H। इसका मतलब कि केमिकल फार्मूला में 2 चीज़ें हम सीखते हैं। कौन कौन से, एक तो हमें ये पता चलता है कि एलिमेंट्स कौन सा है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, और एंड द रेशो ऑफ एलिमेंट्स, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स की रेशो है वो कितनी होती है, मतलब कि एलिमेंट्स की तादाद कितनी होती है। अब इसके अंदर देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, तो हमने लिख लिया भाई 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और रेशो,
ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पर एक है, ठीक है। मतलब ये पे जहाँ पर आप देखें कि कुछ ना लिखा हुआ हो, आप समझ जाए वहाँ पर क्या होता है, एक होता है। इसी तरह हमने लिख लिया यहाँ पर ऑक्सीजन का 1, सही है। तो हाइड्रोजन यानी H2O वाटर के फार्मूले के अंदर अगर केमिकल फार्मूला देखें वाटर का तो H2O है। इसके अंदर हम जो एलिमेंट्स है उसका नाम देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और इसके अंदर अगर रेशो ऑफ एलिमेंट्स देखें तो हमारे पास 2:1 हो जाता है, क्योंकि 2 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है। तो ये हमारे पास हो गया केमिकल फार्मूला। अच्छा, केमिकल फार्मूले की एक और मिसाल ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास C6H12O6 है। ये हमारे पास फार्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ग्लूकोज, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखें तो ये C6H12O6 ये हमारे पास फार्मूला है ग्लूकोज का। अगर इसके अंदर हम देखें तो जो कार्बन है, ये देखें C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। अब इसके अंदर हमें ये रेशो भी देखें ना, ये फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूला कैसे है, क्योंकि एक तो ये रिप्रेजेंट ऑफ एलिमेंट्स कर रहा है, मतलब रिप्रेजेंटेशन करना है किसकी, एलिमेंट्स की। दूसरे नंबर पर बात ये आती है कि ये हमारे पास रेशो भी बता रहा है एलिमेंट्स की। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसके बारे में अगर मैं देखूँ तो हमारे पास कार्बन का रेशो कितना है, देखें एलिमेंट्स हमें पता चल गया अभी, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और ये हमारे पास होगी एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन। अगर हम देखें इसी की जो रेशो है वो कितनी है, तो हम वो भी देख सकते हैं भाई। कार्बन की रेशो कितनी है, कार्बन की रेशो 6 है। हाइड्रोजन की कितनी है, हाइड्रोजन की 12 है। ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की हमारे पास 6 है, ये हम लिखिए 6। तो अब ये बात हमें समझ आ गई कि ये जो केमिकल फार्मूला है वो इस्तेमाल होता है, एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा ये क्या करता है, रेशो ऑफ एलिमेंट्स को जाहिर करता है, ठीक है। तो हमने इसी तरह ये 2 मिसाल ले लिए। एक और मिसाल भी आप मतलब ले सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये है कार्बन, सही है। तो ये हमारे पास हो गया कार्बन और ये हमारे पास हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास केमिकल फार्मूला है जो कि एलिमेंट्स का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास ये कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। इसी तरह अगर हम इसी के रेशो के बारे में देखें तो कार्बन का यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है, तो मतलब ये कि यहाँ पर 1 है। जहाँ पर आप देखें ना कुछ नहीं है तो वहाँ पर एक 1 है ज़रूर, ठीक है। तो ये हमने लिखा है कार्बन का रेशो कितना है, 1। ये हमारे पास रेशो की निशानी, और ये हमारे पास हो गया O2 कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का रेशो हमारे पास 2, तो 1:2 कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो हो गया। इसी तरह आप और भी मिसाल ले सकते हैं, उसके जो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है मोलिकुलर फार्मूला। जो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला है ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो करता है, किसके अंदर, एक मोलिक्यूल के अंदर, ठीक है। मोलिक्यूल के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था कि मोलिक्यूल क्या होते हैं। अब मोलिक्यूल जो है वो क्या करता है, ये जो मोलिकुलर फार्मूला है ये शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब ये कि ये जितने भी जो भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, उस मॉलिक्यूल के अंदर कंप्लीट तौर पर जितने भी उसके एटम्स हैं उसको शो करता है, कौन, मॉलिक्यूल फार्मूला। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि हमने अभी लिया, या हम एक और मिसाल लेते हैं, जैसे कि CH4 हो गया, ठीक है। CH4 ये हमारे पास है मीथेन, ठीक है। हमने लिख लिया यहाँ पर मीथेन। अच्छा, ये मीथेन जो है इसके बारे में कुछ डिफेक्ट पढ़ लें आप, इफेक्ट पढ़ लें। जो मीथेन है ये हमारे पास घरों में जो गैस होता है वहाँ पर जलाया जाता है, ठीक है, ये मीथेन, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। CH4 एक मीथेन का फार्मूला है। अब ये हमारे पास है मोलिकुलर फार्मूला। अब मोलिकुलर फार्मूला क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है, किसकी, एग्जैक्ट रेशो बता रहा है, किसका, इन कार्बन का और हाइड्रोजन का। मतलब ये कि इसके अंदर इन्होंने कोई भी चेंजिंग नहीं की है, ठीक है। मोलिकुलर फार्मूला क्या आता है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। मतलब ये कि हमारे पास मीथेन है, मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या है, CH4 है। इसके अंदर जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वही बताएगा। मिसाल के तौर पर एक बात कर लें कि ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन का इस केमिकल फार्मूले के अंदर जो रेशियो है वो 1 है, तो हमने लिख लिया 1 रेशियो। हाइड्रोजन का केमिकल फार्मूले में मीथेन का, ठीक है, मीथेन का जो हमारे पास फार्मूला वो CH4, इसका जो केमिकल फार्मूला वो भी CH4 है। अगर इसका हम देख लें, इसका अगर रेशियो देख लें हाइड्रोजन का, तो हमारे पास कितना होगा, 4। तो ये हमारे पास हो गया मोलिकुलर फार्मूला। मतलब ये कि मोलिकुलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब मोलिकुलर फार्मूला क्या करता है, रिवाइज कर देता हूँ कि एक्चुअल नंबर को शो करता है, ठीक है। क्या करता है, ये हमारे पास एक्चुअल नंबर को शो करता है, जितने भी उस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर होंगे उतनों को ही शो करेगा। जैसे हमने CH4 लिया, एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है, C6H12O6 है, ठीक है। इसके अंदर आप देखें तो कार्बन के कितने हैं, 6 हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 12 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं। इसी तरह ये भी जो फार्मूला है ये भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ
एलिमेंट्स शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मतलब जो जितने हों उसके अंदर उतने ही शो करे, तो वो हमारे पास कौन सा फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह अब हमारे पास आते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल का मतलब होता है सादा, सिंपल जिसको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, इट शो, यहाँ पर मैं लिख लूँ डेफिनेशन, हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इट शो द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स। मतलब ये कि जो एटम्स होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जो हमारे पास एटम्स होते हैं, उनका हमारे पास ये क्या करता है कि सिंपलेस्ट रेशियो शो करता है। मिसाल के तौर पर जैसे हम एक मिसाल लेते हैं बेंजीन का। ठीक है, इसका बेंजीन का लेते हैं, ये हमने लिखी है बेंजीन। बेंजीन के बारे में बात करें तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है C6H6। ठीक है, ये लिख लिया C6H6 लिख लिया। ठीक है, C6H6। अब इसका अगर हम देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो है हमने लिख लिया एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, C6H6 एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन जो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, उसके अंदर हम जो है सिंपल करते हैं। उसको सिंपल कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर जो रेशो है एलिमेंट्स का उसको निकाल लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन कितने हैं, 6, इसको हमने कार्बन 6 निकालिए। रेशो हाइड्रोजन कितने हैं, वो भी हमारे पास है 6। अब रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 1 6 जा 1, 1 6 जा 1, तो ये हमारे पास हो गया 1। अगर इसको हम मैं सीधे लिखूँ तो CH हो गया। अब हम कहेंगे कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का वो C6H6 है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला जो बेंजीन का है वो हमारे पास क्या है, CH है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। एक और मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक है यहीं ग्लूकोज ले लेते हैं, C6H12O6। ठीक है, इसके बारे में बात कर लें तो ये हमारे पास C6H12O6 है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें तो हमारे पास इसकी रेशियो कितनी है, कार्बन की रेशियो हमारे पास 6 है। हाइड्रोजन की कितनी रेशियो है, हाइड्रोजन की रेशियो है 12। ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की हमारे पास है 6। अब वही बात, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। इसमें आप कोई सी टर्म्स लगा लो। ठीक है, कोई सी टेबल पढ़ लो। मिसाल के तौर पर 6 जो है टेबल इन तीनों में कॉमन है, मतलब 6 जो है तीनों पर लग रही है, तो मैं 6 को लगा लूँ। 1 6 जा 1, 2 6 जा 12, 1 6 जा 1, तो ये हमारे पास हो गया 1 2 1 रेशो 2 रेशो 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया किसका फार्मूला। अब ये जो है C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, ग्लूकोज का। लेकिन हमने जब इसको सिंपल किया, सिंपल कैसे करेंगे, CH2O ये हमारे पास हो गया एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। किसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा, ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H12O6 था। ठीक है, इसी तरह ग्लूकोज का हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O। तो ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये लिख लूँ मैं, एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ लिया था, प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया था, न्यूट्रॉन जो भी हमारे पास था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, रिवाइज करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, और ये उसका हो गया हमारे पास शेल। शेल क्या होता है, शेल एक पैथवे होता है। ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होता है एक प्रोटॉन। ठीक है, और हमारे पास कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इसी तरह शेल के अंदर हमारे पास कौन सा होता है, शेल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। अब जो एटॉमिक नंबर है ये कहता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। वो प्रोटॉन्स जो कि एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हों उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया हमने ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये हमारे पास है 8। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के हम प्रोटॉन के बारे में बात करें तो हमारे पास प्रोटॉन है 8, यानी 8 प्रोटॉन है। ठीक है, 8 न्यूट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के हम बारे में बात कर लें तो ऑक्सीजन का जो हमारे पास प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के पास जो प्रोटॉन का जो देता था हमारे पास वो कितना है, 8 है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया भाई 8।
ये आ गया 8। किसका 8 है? ऑक्सीजन का प्रोटॉन का जो तादाद है वो कितना है? 8 है। अच्छा, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। इसका मतलब ये कि हमारे पास जितने ऑक्सीजन के प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इसका मतलब ये कि एटॉमिक नंबर जो ऑक्सीजन का है वो कितना है? वो भी 8 है। इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन है, ठीक है। कार्बन का जो हमारे पास इसके प्रोटॉन जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 6। कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं। और हमारे पास जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी 6 होते हैं। अब अगर इसके बारे में बात करूं तो जो कार्बन है, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 होते हैं न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो एटॉमिक नंबर क्या कहता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स जब इसके अंदर 6 है तो इसका मतलब ये कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? वो 6 होगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हमारे पास हो गया कार्बन। कार्बन का कितना है? कार्बन का हमारे पास हो गया 6। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो प्रोटॉन का तादाद है वो कितना है? 8 है, ठीक है। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। इसी तरह कार्बन का हमारे पास प्रोटॉन का जो तादाद है वो 6 है, तो इसी तरह हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं, ले लें हाइड्रोजन ले लें, ठीक है। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होना चाहिए? जैसे कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, ओनली 1 प्रोटॉन, ठीक है। तो जब प्रोटॉन 1 है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर 1 होगा, ठीक है। एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि हमने सल्फर लिया, ठीक है, सल्फर। अब सल्फर के पास जो प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं 16। कितने होते हैं? 16 प्रोटॉन होते हैं सल्फर के पास। तो जब उसके पास 16 प्रोटॉन हो गए तो उसका सल्फर का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 16 हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर किसका? सल्फर का। इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो ये हमारे पास हो गया एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर क्या करता है कि जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन का जो तादाद है उसी को ज़ाहिर करता है कौन? एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर की निशानी होती है, हम इसको ज़ाहिर करते हैं Z से, ठीक है। ये हमारे पास हो गया Z है हमारे पास एटॉमिक नंबर की निशानी। यहाँ पर लिख लूँ मैं एटॉमिक नंबर। अच्छा, हमारे पास जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की निशानी होती है स्मॉल n, ठीक है। ये हमारे पास हो गया न्यूट्रॉन की निशानी स्मॉल n। ये मैं लिख लूँ यहाँ पर न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर को जाहिर करते हैं Z से और न्यूट्रॉन को जाहिर करते हैं स्मॉल n से। अब आता है हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख लूँ। एटॉमिक मास क्या होता है? द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसको कहते हैं? सम का मतलब मिलाप जैसे कहते हैं, ठीक है, प्लस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो हमारे पास सम होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ऑक्सीजन है। अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। यहाँ ऐसे कह लें कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन हमारे पास कितने? 8 प्रोटॉन है, ठीक है। और हमारे पास जो न्यूट्रॉन है इसके पास वो भी 8 है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। अगर इसके हम एटॉमिक मास के बारे में बात कर लें तो हमारे पास एटॉमिक मास कितना हो जाइए? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको हम जो है प्लस कर लेंगे, 8 और 8 कितने हो गए? 16 हो गए। तो ये हमारे पास हो गया 16, ठीक है। मतलब ये कि हमारे पास जो एटॉमिक मास निकला ऑक्सीजन का वो कितना है? 16, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ऑक्सीजन का मास 16। अच्छा, एक और मिसाल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन है, अभी हमने लिया है मिसाल उसका। कार्बन के पास जो प्रोटॉन होते हैं कार्बन के पास, ठीक है, वो होते हैं 6 प्रोटॉन होते हैं। और प्लस में हमारे पास न्यूट्रॉन कितने होते हैं? न्यूट्रॉन हमारे पास होते हैं 6 न्यूट्रॉन। अब इन दोनों का जो हमारे पास प्लस होगा यानी जो सम होगा वो कितना होगा? कार्बन इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12। इसका मतलब ये है कि कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक मास कितना है? वो 12 है। अब एटॉमिक नंबर हमने पढ़ लिया, एटॉमिक मास पढ़ लिया। एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।